वात या वायु, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना डिटेल के अंदर कि किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह चलायमान है और बाकी सभी चीज़ों को ये गति कराती है, क्योंकि जब खुद चलेगी तभी दूसरों को ये चला पाएगी। और बाकी सभी चीज़ें पंगु हैं, यानी कि वह खुद से कोई मूवमेंट नहीं कर सकती हैं। चीज़ें का मतलब है बाकी सभी जो दोष हैं, कफ और पित्त, इन सब की बात कर रहे हैं। या फिर प्रकृति के अंदर भी बाकी सब चीज़ें देख लें, यानी पृथ्वी, जल इत्यादि महाभूत जो हैं ये खुद से गति नहीं करते, वायु ही इन्हें गति कराती है। तो उसी विषय में बात करते हुए हम आगे बात करेंगे वायु के प्रकार के बारे में, यानी कि वायु हमारे शरीर में कितने प्रकार की होती है। प्रकार का अर्थ है अपने अपने कार्यों के हिसाब से उसे कैटेगराइज कर दिया गया है। किसी जगह पर कोई वो विशेष कार्य करती है तो उसको विशेष नाम दे दिया गया है। तो इसी प्रकार से वायु के 5 प्रकार बताए गए हैं हमारे शरीर में। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। वायु के प्रकार, जी हाँ, 5 प्रकार होते हैं वायु के। थोड़ा एक पहले इसके नाम के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिटेल में इनको जान लेंगे। तो सबसे पहली जो वायु होती है वह होती है प्राणवायु। प्राणवायु, फिर उसके बाद आती है उदान वायु, उदान के बाद समान, समान के बाद अपान वायु, अपान के बाद फिर व्यान, यानी कि इसको 5 तरह से इसके नाम दिए गए हैं। अब जानते हैं कि करके कि ये होते क्या क्या है, क्यों इसके नाम ऐसे पड़े हैं। प्राणवायु के बारे में महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि ये मन का नियंता और प्रणेता होती है। मन अर्थात मस्तिष्क, तो इसका नियंता और प्रणेता इसलिए कहा गया है। और प्राणवायु होती वही है जो हमारे नासिका द्वारा हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, उसे ही प्राणवायु बताया गया है। और ये इसका स्थान जो है हृदय और मन बताया गया है। तो मन का नियंता और प्रणेता इसलिए कहा गया है क्योंकि जो वायु मन के अंदर रहती है, यानी कि जो हवा मन के अंदर है, वात जो मन के अंदर है, मन की क्रियाएं सभी कराती है, सभी मूवमेंट्स कराती है। कुछ भी सोचना, कुछ भी विचारना, या हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, इनका अपना अपना कार्य कराना, जैसे हंसी, खुशी, दुख, गम, ये सब चीज़ें हैं। ये जो कंट्रोल करती है वो कौन सी वायु करती है? जो मस्तिष्क में रहती है। और जो मस्तिष्क में रहती है वो सब ये सब कंट्रोलेशन करती है, तो उसका नाम दे दिया गया है प्राणवायु। तो प्राणवायु इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। आप क्या स्पर्श कर रहे हैं, आप क्या गंध जा रही है आपके नाक में, तो ये सभी काम किसका है? जो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहता है कि ब्रेन का है। और ब्रेन में ये काम कौन करवा रहा है उसके बारे में आयुर्वेद कहता है कि प्राणवायु करवा रही है। तो ये सभी प्राणवायु के अधीन होता है। मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है कि फलानी जगह इतना व्यापार में घाटा, नुकसान, फलाना फलाना हो गया, या फलानी जगह इतना पैसा चुकाना है, ये करना है। तो वीडियो देखते हुए भी आपका ध्यान कहीं और है, आपका मस्तिष्क कहीं और है, यहाँ उपस्थित रहते हुए भी। तो ये सब काम जो करवा रही है ये आपसे प्राणवायु करवा रही है। हृदय के आसपास इसका स्थान है और मस्तिष्क के अंदर इसका स्थान बताया गया है। तो फेफड़ों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं आपको, हृदय से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, या हार्ट अटैक जैसी जो भी दिक्कतें होती हैं, इसमें मुख्य योगदान प्राणवायु का ही माना जाता है। यदि यह बिगड़ जाए तो ऐसी समस्या उत्पन्न कर सकती है, या प्राणवायु बिगड़ जाए तो मस्तिष्क से रिलेटेड डिसऑर्डर, या जो कहें बुद्धि से रिलेटेड डिसऑर्डर उत्पन्न कर सकती है, जैसे मानसिक विकलांगता या पागलपन या कुछ ऐसी समस्या। तो ये सभी प्राणवायु के अधीन होते हैं। फिर आती है उदान वायु। उदान का अर्थात है ऊपर की ओर जो वायु रहती है वो उदान वायु, या ऊपर की ओर जो गति करती है वायु, उसे कहते हैं उदान वायु। उदान वायु का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो आप सामने देख रहे हैं, यानी कि मुझे बोलते हुए, आप जब बोलते हैं तो ये आवाज़ जो निकलना, हवा का निकलना, या थ्रोट से जो भी कुछ बाहर निकलता है, ये जो कार्य करवाता है, ये इसे ही कहा जाता है उदान वायु। ये वायु ही करवा रही है, परंतु इस पर्टिकुलर कार्य करवाने वाली वायु को नाम दे दिया गया है उदान वायु। फिर आती है समान वायु। समान वायु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो इंपॉर्टेंट सभी वायु हैं, लेकिन इसका इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि ये जब बिगड़ जाती है तो सारा डाइजेस्टिव ट्रैक खराब कर देती है। इसका जो स्थान है नाभि के आसपास रहता है। तो जो नाभि के आसपास जो भी वायु रहती है, यानी कि वायु सभी एक है, जो नाभि के आसपास रह के अपना पाचन की क्रियाओं में योगदान देती है। जैसे भोजन आपके पेट में गया तो उसे कब तक होल्ड रखना है कि वो अपनी डाइजेस्टिव क्रियाएँ पूरी कर ले, यानी सभी पाचक रस उसमें मिल जाए। फिर उसके बाद कब उसे खोल के, वाल को खोल के आगे बढ़ाना है कि वो जब इंटेस्टाइन में जाके अवशोषित होने लगे। तो ये सभी जो कार्य है, कितनी देर तक रुकना है, कितनी देर बाद उससे भोजन को आगे बढ़ाना है, या कैसे कैसे क्रियाएं करानी है, तो ये सभी जो कार्य कराता है ये समान वायु का कार्य होता है। यानी कि पाचन संबंधित जितना भी कार्य है वो समान वायु के अंतर्गत आता है। फिर आती है अपान वायु। अपान वायु का मुख्य जो कार्य होता है वो नीचे की ओर बहती है, यानी कि नाभि से नीचे का उसका स्थान होता है, यानी कि नाभि के नीचे रहती है। और गति जो उसकी होती है वो नीचे की ओर होती है। उदान वायु की गति ऊपर की ओर होती है और अपान वायु की गति नीचे की ओर। नीचे की ओर होने के कारण यह मल त्याग करने में काफ़ी आसानी से मल रिलीज होता है, या फिर उसका ही कार्य होता है मल त्याग कराना, मूत्र त्याग कराना, यानी कि स्टूल पास करना, यूरिन पास करना, या कहें कि स्पर्म इत्यादि का सेक्रेशन करना, या गर्भाधान संस्कार के अंदर
तो जो गर्भ धारण करवाना, ये सब काम अपान वायु का होता है। पीरियड्स या माहवारी के अंदर जो गंदगी या एग रिलीज होता है, वो सब काम जो कराना वो होता है अपान वायु का। यानी कि नीचे की ओर जो भी गति करानी होती है वो सभी करवाती है अपान वायु। फिर आती है पांचवी व्यान वायु। व्यान का अर्थात हुआ व्याप्त, संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहती है। तो इसका कार्य यही हुआ कि पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। ब्लड कहीं भी हर जगह सप्लाई करानी है, ऑक्सीजन की सप्लाई करानी है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करानी है, ब्रेन से लेके पैर के अंगुलियों तक, अंगूठों तक, हर जगह इसका कार्य होता है, हर जगह इसका रोल होता है। तो इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण इसे ही व्यान वायु कहा गया है। तो इस प्रकार से ये 5 वायु और इनके कार्य के बारे में हमने जाना। तो आप समझ सकते हैं कि जब जब कहीं कहीं कोई विशेष खराबी आती है तो उसके अंदर कोई विशेष वायु ही इसके अंदर जिम्मेदार मानी जाती है। जैसे पेट की खराबी के अंदर अधिकतर समान वायु, या पेट से नीचे जो भी डिसऑर्डर होते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या यूरिनरी डिसऑर्डर्स, तो उस सभी के अंदर जो होती है अपान वायु मानी जाती है। या हार्ट के आसपास कोई समस्या हो, ब्रेन में कोई समस्या हो, तो प्राण वायु उसमें मानी जाएगी जिम्मेदार। और कंठ इत्यादि के आसपास, मुख इत्यादि के अंदर तो उदान वायु इसके अंदर जिम्मेदार होगी। तो इस तरह से हम वायु को जान करके उनकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये हमने देखा वायु के प्रकार के बारे में। फिर आगे हम पित्त और कफ के बारे में बात करेंगे और उनके प्रकार के बारे में। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए टाइम पर। आप स्वस्थ रहें, आप इसी तरह से आयुर्वेद की जानकारियों को देखते रहें और उनका पालन करते रहें। प्रकृति को सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, ताकि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे का आप पालन कर सकें। जिस तरह से ब्रह्मांड होगा वैसे ही आपका पिंड यानी कि शरीर होगा। आप बाहर के ब्रह्मांड को खराब करके अपने शरीर को नहीं स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। सादर प्रणाम।